Hello students, welcome to all in Ram Study Waves. So today we are going to discuss about rotation and revolution, an important topic of class 9 geography. So let us start rotation and revolution. So first we have to discuss about the meaning of rotation and revolution कि rotation और revolution है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले हमें चैप्टर में पता होना चाहिए कि भाई मतलब क्या है इन दोनों वर्ड्स का. ठीक है, तो अगर मीनिंग की बात करें तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन बोथ आर द मूवमेंट. ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, मूवमेंट. किसके, मूवमेंट ऑफ अर्थ. मूवमेंट ऑफ अर्थ, ये ना यहाँ पे आपको अर्थ दिख रहा है, तो दोनों ही क्या है, अर्थ की मूवमेंट है, रोटेशन और रिवोल्यूशन. सो वन मूवमेंट मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस यानी अपने एक्सिस पे जो घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन. एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन in a fixed orbit is known as a revolution. तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन बोथ आर द मूवमेंट ऑफ अर्थ. सो एक मूवमेंट जो होती है वो अर्थ अपने एक्सिस पे करता है और दूसरा सन के चारों तरफ. यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सन है मान लो, और ये अर्थ चारों तरफ घूम रही है, रिवोल्यूशन. ठीक है, और अर्थ अपने एक्सिस पे, ये एक्सिस है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे घूमती है. ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन. और ये बोथ आर द कंटिन्यूस प्रोसेस एट द सेम टाइम. तो दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, यानी ये अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी घूमती है. ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटेशन. रोटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए और एक एक चीज हम बारीकी से देखेंगे और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा. और इसके साथ साथ सारे क्वेश्चन आंसर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा और आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इट्स डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, रोटेशन की डायरेक्शन की बात करें तो रोटेशन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, अर्थ. So west to east. So rotation of movement of earth on rotation, that is west to east. तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है. यही कारण है कि जो हमें सन लगता है सनराइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सनसेट फ्रॉम द वेस्ट, है ना. लेकिन ऐसा होता ही नहीं, सन नेवर राइज नेवर सेट. इट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन. ये रोटेशन का इफेक्ट है वेस्ट टू ईस्ट घूमने की वजह से कि वी एज्यूम दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट. ठीक है, नाउ इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस. इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस, तो इंक्लिनेशन क्या है भाई, तो इंक्लिनेशन है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रोटेशन का. इंक्लिनेशन मींस टिल्टनेस. इंक्लिनेशन रेफर्स टू tilted or tilted on earth. ठीक है, सो अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ टिल्टेड यानी झुकी हुई है, टिल्टेड मींस झुका होना. टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है. कितनी, 23.5 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ. यानी अर्थ को ऐसा होना चाहिए सीधा. ठीक है, सपोज ये है आपके नॉर्थ एंड साउथ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. अर्थ जो है वो कुछ इस प्रकार है ना, नॉर्थ साउथ. तो ये जो एंगल बन रहा है वो आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ. तो ये झुका होने की वजह से इसके अलग अलग फीचर्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रोटेशन का. नाउ अगर स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन की स्पीड की बात करें तो 1670 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है. कितनी, 1670 किलोमीटर पर आवर. एंड इट टेक्स नियर अबाउट 23 आवर 56 मिनट एंड 3 नैनोसेकेंड, ऑलमोस्ट 24 आवर्स. ऑलमोस्ट 24 आवर्स इन कंप्लीट वन राउंड. तो एक राउंड लेने के लिए 24 घंटे या 23 घंटे 56 मिनट और 3 नैनोसेकेंड का वक्त लेती है अर्थ अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमने के लिए. ठीक है, और अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड यानी धरती एक समान गति से घूमती है अपने एक्सिस पे. ठीक है, आपको बुक में देखने को मिल जाएगा कि अर्थ, द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज मोर एट इक्वेटर. इक्वेटर पे ज्यादा है एंड लेस ऑन पोल. पोल पे क्या है, कम है. तो इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल पे है कम. ऐसा इसलिए, ठीक है, तो ये बस एक एजम्पशन है, ऐसा होता नहीं है. बट क्यों ऐसा बोला जाता है इसके लिए देख लो कि भाई जो रोटेशन है, जो हम घूमते हैं, अगर सर्किल की बात करें तो अर्थ में जो है वो ग्रेट सर्किल, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में,
तो ग्रेट सर्किल इक्वेटर यानी ये बड़ा सर्कल बनाता है और पोल सबसे छोटा सर्कल बनाता है, कुछ इस तरह से बनेगा आपका। तो जो यहाँ पे रहेगा कि मान लो ये घूम रही है, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगेगा और इसको एक राउंड कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा लगता है कि इक्वेटर के पास स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो ये कहा जाता है कि स्पीड एट इक्वेटर इज मोर एज कंपेरिजन टू पोल। ठीक है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक स्कूटी है और एक ट्रक है और दो टायर के दोनों डायमीटर में डिफरेंस है और दोनों ही 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कौन पहले पहुंचेगा? तो जाहिर सी बात है कि भाई दोनों बराबर पहुंचेंगे अगर दोनों की स्पीड सेम है तो। लेकिन इसको एक राउंड लेने में क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी घूमना पड़ेगा, और इसको एक राउंड कंप्लीट करने में धीरे घूमना पड़ेगा, यानी इसके आरपीएम ज्यादा होगी, इसके आरपीएम कम होगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि स्पीड ऑफ अर्थ ऑन इक्वेटर इज मोर एज कंपेरिजन टू पोल। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। रोटेशन का इफेक्ट क्या है? ठीक है, तो इफेक्ट की हम बात करते हैं कि इफेक्ट क्या है रोटेशन का, यानी रोटेशन हो रही है तो उसका क्या क्या हमारे लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो भैया, ये आपके एक्सिस पे अर्थ चारों तरफ घूम रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट है किसकी, अर्थ की। अब यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये सन है और सन के जो हिस्सा सामने है वहां पे क्या हो रहा है, दिन हो रहा, और जो हिस्सा पीछे है वहां पे क्या हो रही है भाई, रात हो रही है ना। ये देख पा रहे हो आप। तो ये सामने वाले हिस्से में क्या हो रहा है, डे, और पीछे वाले हिस्से में नाइट। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, सो डे एंड नाइट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। दिन और रात होते हैं, वो किसका इफेक्ट है, रोटेशन का इफेक्ट है। अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। सो द पार्ट विच फेसेस द सन, है ना, पार्ट विच फेस द सन, faces the sun that has daytime, which faces the sun that has daytime। तो जो सन के सामने है वो दिन है और जो पीछे है वो है रात। ठीक है, चल। सनराइज एंड सनसेट, सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ रोटेशन। सन नेवर राइज नेवर सेट, अगर हम बात करें तो सन अपनी जगह पे फिक्स है, सन नेवर राइज नेवर सेट। सन उगता नहीं है और डूबता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, ये इफेक्ट है रोटेशन का कि सन, ऐसा लगता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट फ्रॉम वेस्ट, सेट फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, चल। नाउ कोरिलिस इफेक्ट, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कोरिलिस इफेक्ट है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलिस इफेक्ट। चलिए, तो कोरिलिस इफेक्ट है क्या। तो कोरिलिस इफेक्ट वो इफेक्ट है जो एक रोटेटिंग बॉडी पे लगता है, यानी कोई बॉडी अगर गोल घूम रही है, रोटेशन मोशन में है, रोटेशन मोशन में, तो उस पे एक इफेक्ट लगता है। सो व्हेन बॉडी इज इन रोटेशन मोशन एंड अनदर बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी रोटेशन मोशन में है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है, और दूसरी बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, सपोज एक यहाँ पे बैठा बंदा और इसने कोई सामान यहाँ जा रहा, सो इट डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। अगर बॉडी घूम रही है तो ये ओरिजिनल पोजीशन में जाके अपने पोजीशन से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। सो दिस डाइवर्जन इज कंसिडर एज कोरिलिस इफेक्ट। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर हमें डाइवर्जन क्यों नहीं पता चलता, अगर अर्थ घूम रही है और हम एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के जा रहे हैं तो वाई वी नॉट डाइवर्टेड, हम तो सीधे चले जाते हैं। सो हम डाइवर्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में हमारी बॉडी क्या है, बहुत स्मॉल है, हमारी बॉडी बहुत छोटी है, इसलिए हमें वो डाइवर्जन फील नहीं होता। लेकिन एटमॉस्फेयर को वो डाइवर्जन फील होता है, यानी एटमॉस्फेयर में जो विंड है उनको डाइवर्जन फील होता है, जो ओशियन है उनको डाइवर्जन फील होता है। ठीक है, तो जो बड़ी बॉडीज हैं उनको डाइवर्जन फील होता है। ठीक है, ओशियन में जो टाइड्स वगैरह, जो वेव्स वगैरह आती हैं, वो इसी हलचल की वजह से आती हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से। बट हमें वो चीज फील नहीं होती बिकॉज वी आर टू मच स्मॉल एज कंपेरिजन टू अर्थ। क्लियर। तो व्हाट इज कोरिलिस इफेक्ट, इट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, सो व्हेन बॉडी मूव्स one place one place to another, when body move one place to another on rotating object, on rotating body, it diverted from its path।
it diverted from its path, तो अपने रास्ते से भटक जाती है, उसको बोलते हैं कोरिलेस इफेक्ट। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि झूला है, गोल घूम रहा है ऐसे, और उस पे आप एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हो, तो झूले के कंपैरिजन में आपकी बॉडी ठीक ठाक है, तो आप क्या हो जाते हो, गिर जाते हो, अचानक से क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे, आप आराम से इस पे चल के नहीं जा पाओगे, है ना। तो यही जो इफेक्ट है वो है कोरिलेस इफेक्ट। द सन, द मून एंड स्टार सीम्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जाहिर सी बात है कि अगर अर्थ की जो मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट है, तो हर चीज आपको कहाँ से कहाँ जाते हुए दिखाई देगी, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हर चीज आपको किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी, साउथ में जाते हुए दिखाई देगी। वैसे अगर अर्थ की रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, तो ईच एंड एवरीथिंग सीम्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द लास्ट इफेक्ट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दिस इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग बॉडी, तो ये रोटेटिंग बॉडी का ही इफेक्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की बात करें, सो व्हेन बॉडी इज इन रोटेटिंग मोशन, ठीक है, तो अगर रोटेटिंग मोशन में कोई बॉडी है एंड बॉडी ऑलवेज एक्ट फोर्स टुवर्ड्स आउटसाइड, तो बॉडी आजाद होनी चाहती है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पत्थर बनाया, बांध दिया एक तरफ रस्सी में, और इसको गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, तो ये पत्थर क्या होना चाहेगा, ये फ्री होना चाहेगा, पत्थर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। एंड आप फोर्स लगा रहे हो टुवर्ड्स सेंटर, आपने रस्सी पकड़ रखी है और आप सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, पत्थर फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, लेकिन आप पत्थर को नहीं जाने दे रहे, पत्थर जाना चाहता है। इसी वजह से ये पत्थर क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। सो व्हेन अ बॉडी एक्ट फोर्स टुवर्ड्स आउटवर्ड on rotating path, this outward force is known as centrifugal force, centrifugal force, ठीक है। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं आप सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कहाँ की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही रीजन है कि बॉडी आराम से गोल गोल घूम पा रही है। क्लियर, चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो पहले हमने बात की थी कि इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन। सो इंक्लिनेशन रेफर्स टू टिल्टनेस, यानी अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ झुकी हुई है। यही रीजन है कि जितने भी हम ये सब लाइनें लेते हैं वो 23.5, 66.5, ठीक है। तो यही रीजन है, नहीं तो अगर ये अर्थ सीधी होती तो हम कितना ले लेते भाई, 30, 60, 90, सिंपल सा रहता, लेकिन हम आधा पौना लेते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ टिल्टनेस, कि हमें अगर पैरेलल लाइन खींचनी और अर्थ पहले से झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो इसी वजह से हम उसी मार्जिन में सारे लैटिट्यूडनल लाइंस लेते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5, आर्कटिक सर्कल हो गया 66.5। तो इसी टिल्टनेस की वजह से उसकी कुछ विशेषताएं भी है, सिग्निफिकेंस भी है अर्थ के झुके होने की वजह से। अगर मान लीजिए कि अर्थ सीधी होती, ठीक है, अर्थ में कोई झुकाव नहीं होता, बिल्कुल सीधी होती, तो क्या होता भाई, तो होता क्या कि दिन और रात हमेशा क्या रहते, बराबर, डे एंड नाइट ऑलवेज इक्वल। तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते, कब, जब सन अर्थ होती सीधी, है ना, विदाउट टिल्टनेस। बट ऐसा नहीं है, अर्थ क्या है, झुकी हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है, अर्थ जो है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इधर से झुका हुआ। तो अगर ये झुका हुआ है, तो होता क्या है, सन की वजह से एक समय पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा होता है, व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन, ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम इज लॉन्गर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड डे टाइम इज शॉर्टर इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर faces the sun, so northern hemisphere experience summer and southern hemisphere experience winter। यहाँ पे होता है विंटर। तो ड्यूरिंग समर डे टाइम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, नाइट छोटी होती हैं। ड्यूरिंग विंटर डे टाइम छोटे होते हैं, नाइट्स बड़ी होती हैं।
तो उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी, और यहाँ पे दिन छोटे होंगे और दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। किसकी वजह से? तो अर्थ एक्सिस के इंक्लिनेशन की वजह से। सो अर्थ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस क्या है? इसके वजह से क्या हो रहा है भाई? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट क्या हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, सीजनल चेंजेस। तो सीजनल चेंजेस एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट किसका इफेक्ट है? इंक्लिनेशन का इफेक्ट है, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे भी ये आएगा, तो बार बार हम एक चीज को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द अदर टॉपिक, दैट इज रिवोल्यूशन। तो अगला टॉपिक है भाई रिवोल्यूशन। चल, सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आप बने रहिए वीडियो में, और कई पार्ट में वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, आपको बार बार अलग अलग वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो इसलिए एक ही साथ मैंने वीडियोस एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो आपके लिए बना दिया। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और ध्यान से देखो तो पक्का से समझ में आएगी। और अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ न केवल ज्योग्राफी, फिजिक्स और मैथ के भी वीडियोस मैं बना के देता रहूंगा आपको। नाउ रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो हमने बात करी थी रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, अराउंड द सन, यहाँ पे देख रहे हो किस अर्थ की अलग अलग पोजीशन है सन के चारों तरफ, और ये जिस रास्ते पे घूम रही है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, परफेक्ट गोला नहीं है, यानी परफेक्ट गोल नहीं घूमती है। यहाँ पे डिस्टेंस कम ज्यादा होते हैं, और इसी कम ज्यादा डिस्टेंस की वजह से अलग अलग पोजीशन बनती है, जिसको हम पेरिहेलियन, एपिहेलियन, सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। और सो लेट अस डिस्कस ऑल द इफेक्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो डायरेक्शन सेम एज रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट। ये भी क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, वैसे ही सन के चारों तरफ भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक है, क्लियर। स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो अर्थ की है आपकी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है आपकी स्पीड। ठीक है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड है। एंड स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। सो स्पीड इसकी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी ये कम और ज़्यादा होती है। तो कम ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत कम बहुत ज़्यादा, कम ज़्यादा का मतलब स्लाइटली चेंज। तो एक पोजीशन पे थोड़ी सी ज़्यादा होगी और एक पे कम होगी। तो यहाँ पे अभी आगे बात करेंगे कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम होगी। ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करेंगे, टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम लगता है इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में। सो इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, तो 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है एक चक्कर कंप्लीट होने में। सो दैट्स अ रीजन each and every years contain 365 days, and after 4 years a year that is called leap year। तो वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर कितने का होता है भाई? 366 डेज का होता है। ये 6 घंटे 4 साल में एक दिन बन जाते हैं, और जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज का होता है। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ अ रिवोल्यूशन। अब इसके इफेक्ट क्या है रिवोल्यूशन के? रिवोल्यूशन के इफेक्ट क्या है? अब रिवोल्यूशन के इफेक्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको फिगर के हेल्प से सारा कुछ समझा देते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो सीजनल चेंज, सीजनल चेंज, कभी आप ठंडी फील करते हो, समर एंड विंटर। तो दो सीजन होते हैं भाई, समर और विंटर। ज्योग्राफी की बात करें तो दो सीजन होते हैं, एक समर होता है और एक विंटर होता है। तो समर और विंटर सर, सीजन तो 4 होते हैं। तो समर होता है, समर के बाद अचानक से विंटर नहीं आ जाएगी बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। और ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट या गोल शेप में घूम रहा है, तो गोल शेप में कोई भी चीज जो सडनली चेंज नहीं होती, इट टेक्स टाइम। तो आफ्टर समर, ऐसा तो है नहीं कि आज आज की डेट में बहुत गर्मी है और कल एकदम ठंडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो समर के बाद धीरे धीरे माहौल बदलता है, और धीरे धीरे माहौल बदलने के बाद समर के बाद आता है ऑटम। ठीक है, एंड विंटर के बाद भी ऐसा नहीं है कि आज बहुत विंटर है और कल तुरंत आ जाएगी गर्मी, ऐसा भी नहीं है। विंटर के बाद क्या आता है भाई? स्प्रिंग आता है, और फिर आता है समर। तो ये सर्कल चलता रहता है, समर ऑटम विंटर स्प्रिंग, समर ऑटम विंटर स्प्रिंग, ये सर्कल चलता रहता है। ये धरती घूमती रहती है, और ये सर्कल क्या होता रहता है आपका? चलता रहता है, यहाँ से चलता रहता है। ठीक है,
अब ये कैसे चलता है वो देख लो ध्यान से। तो जो सीजनल चेंज है वो किसका इफेक्ट है भाई, रिवोल्यूशन का इफेक्ट है। और ये किसकी वजह से हो रहा है सीजनल चेंज, इंक्लिनेशन की वजह से। हमने पिछले अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, जो सीजनल चेंज हो रहा है वो इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस की वजह से हो रहा है, धरती के झुके होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। नाउ पेरिहीलियन, एपीहीलियन पोजीशन एंड सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स पोजीशन। तो ये चार पोजीशन है, आपको समझना है क्या पोजीशंस हैं ये। तो पहले हम बात कर लेते हैं पेरिहीलियन और एपीहीलियन पोजीशन की। तो ये दो पोजीशन है अर्थ के, पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन। इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जब अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है चारों तरफ, तो एक पोजीशन ऐसी आती है कि जब अर्थ सन के सबसे पास होती है, ठीक है, नियर नियरेस्ट पोजीशन एंड फारदेस्ट पोजीशन। एक पोजीशन ऐसी आती है कि सन सबसे, अर्थ जो है सन से सबसे दूर रहती है। तो जो नियरेस्ट पोजीशन है उसको बोलते हैं पेरिहीलियन। क्या बोलते हैं भाई, पेरिहीलियन बोलते हैं। तो पेरिहीलियन क्या है, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ठीक है। और ये किस दिन होता है, तो 3 जनवरी को होता है। किस दिन होता है, 3 जनवरी को। एपीहीलियन क्या है, तो फारदेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ, फारदेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ, ये किस दिन होता है भाई, 4 जुलाई, या कभी कभी बुक में 3 जुलाई लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो डेट्स आपको समझ में आ रही है, एक है एपीहीलियन और एक पेरिहीलियन। अब आप कहोगे सर अगर सन सबसे पास, अर्थ सबसे पास रहती है 3 जनवरी को, तो ये बहुत ठंडी क्यों रहती है। तो ठंडी इसलिए रहती है भाई कि यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्थ और ये हो रहा है साउथ। तो इस समय आपको कौन सा हेमिस्फीयर सन के सामने है, तो सदर्न हेमिस्फीयर सामने है। यानी सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, समर रहेगा। यानी जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है वो समर एक्सपीरियंस करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर एक्सपीरियंस करता है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो पता नहीं चलता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर। एंड एपीहीलियन की जो डिस्टेंस है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है इन दोनों पोजीशन के बीच में। 5 मिलियन किलोमीटर बहुत होते हैं यार, 50 लाख किलोमीटर। तो 50 लाख किलोमीटर का क्या है, अंतर है दोनों के पोजीशन में। क्लियर, होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब एग्जाम में अगर भूल जाएं कि कैसे पेरिहीलियन कौन सा है, एपीहीलियन कौन सा, और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप एक चीज याद रखिएगा, पेरिहीलियन, पी फॉर पास, है ना। तो पी से क्या होता है, पास होता है, और पी फॉर पेरिहीलियन, यानी पेरिहीलियन कौन सी पोजीशन है, पास वाली पोजीशन है। और एक पोजीशन आपको पता चल गई तो दूसरी ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स, अब ये क्या चीजें हैं सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स। तो सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स इज द पोजीशन ऑफ अर्थ ड्यूरिंग सीजनल, ठीक है। सीजन के दौरान ये अलग अलग दोनों पोजीशन है, सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स। तो सॉलिस्टिस क्या है भाई, सॉलिस्टिस दो पोजीशन है। सोल्स्टिस इज कंसिडर्ड एज पोजीशन इन समर एंड विंटर। तो समर और विंटर में दो पोजीशन ऐसी आती हैं जब दिन सबसे बड़े होते हैं, डेज लॉन्गर, नाइट शॉर्टर, नाइट लॉन्ग एंड डे शॉर्ट। तो ड्यूरिंग समर जो सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग समर जो, और ये सब हम अपने कंट्री के हिसाब से बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बात हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कहीं आपको लग रहा हो कि यार तो दूसरी कंट्री में तो अलग होगा, तो हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग समर the position of earth when days is longer and night is shorter, that is 21 जून, 21 जून को ऐसा होता है कि दिन सबसे बड़ा होता है और रात होती है सबसे छोटा, उसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। तो समर सॉल्स्टिस इज अ पोजीशन ऑफ अर्थ ड्यूरिंग समर which has longest day and shortest night, longest day and shortest night, ठीक है। फिर ये घूम के आ जाएगा आपका, समर के बाद क्या आता है भाई, विंटर आता है। तो अचानक से तो विंटर आ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अचानक से नहीं आएगा तो पहले क्या आएगा भाई, ऐसा होगा कि दिन क्या होंगे, जब यहाँ पे पिक पे होगा दिन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, फिर वो धीरे 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 छोटा होना स्टार्ट करेगा। और छोटा होते होते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी तो पोजीशन आएगी ना, जब दिन और रात बराबर हो जाएंगे।
तो दिन और रात जब बराबर हो जाएंगे उस पोजीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ठीक। सो इक्विनॉक्स मीन्स व्हेन द पोजीशन ऑफ अर्थ डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। तो इक्विनॉक्स भी क्या होते हैं? दो होते हैं। इक्विनॉक्स ऑल्सो दैट हैज टू, ऑटम इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ऑटम और स्प्रिंग, तो ऑटम वाला जो इक्विनॉक्स है वो 23 सितंबर, एंड स्प्रिंग ऑटम जो इक्विनॉक्स है दैट इज 21 मार्च। ठीक है, तो ये दो डेट, ये चारों डेट आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, दिन और रात बराबर हो गए। अब यहाँ से होने लगेंगे दिन छोटे और रातें बड़ी। अब यहाँ पे आ जाएगा सबसे बड़ी रात, लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्ट डे। दिन हो जाएंगे सबसे छोटे। अब यहाँ पे एक पिक आएगा जो सबसे छोटा दिन होगा, सॉरी ये विंटर सॉल्स्टिस, दैट इज 21 दिसंबर। ठीक है, या 22 दिसंबर, तो दोनों ही बुक में दिया होता है। और फिर यहाँ से ये पोजीशन आते 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 क्या आ जाएगी, जब दिन और रात बराबर हो जाएंगे, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, दैट इज इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। फिर यहाँ से दिन बड़े होने से स्टार्ट होंगे और 21 जून तक ये सिलसिला चलता रहता है, लगातार घूमता रहता है। इसी को हम बोलते हैं सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स बोथ आर द पोजीशन ऑफ अर्थ ड्यूरिंग समर, देयर इज अ समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, एंड ड्यूरिंग autumn and spring, that is the equinox, when days and nights are equal। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।